नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर अपनी बातचीत के अंतिम पड़ाव पर हैं। ये वो किताब है जिसने शायद हम में से कई लोगों की सोच को एक नई दिशा दी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स। बिल्कुल। और आज हम इस किताब के आखिरी अध्याय चैप्टर 9 पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है टू माई कंट्रीमेन, मेरे देशवासियों के नाम। हाँ। मतलब नाम से ही लगता है कि कलाम साहब ने कोई भाषण नहीं दिया, बल्कि एक चिट्ठी लिखी है। एक व्यक्तिगत संदेश पूरे देश के नाम। सही। ये सिर्फ एक अध्याय का अंत नहीं है, बल्कि पूरी किताब का निचोड़ है, एक तरह का कॉल टू एक्शन। आपने बहुत सही कहा। ये एक निचोड़ है और एक सीधी अपील भी। कलाम साहब यहाँ कोई नई थियरी नहीं दे रहे, बल्कि वो हर भारतीय के कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि एक विकसित भारत का सपना हम सबका है और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। दिलचस्प बात है। तो चलिए इस चिट्ठी को खोलते हैं। अध्याय की शुरुआत होती है रविंद्रनाथ टैगोर की एक अमर कविता से, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां मन में डर न हो और सिर गर्व से ऊंचा हो। तो कलाम साहब ने इसी कविता को क्यों चुना होगा? इसकी क्या खासियत है? देखिए, ये चुनाव बहुत सोचा समझा है। ये कविता इस अध्याय की आत्मा है। अच्छा। कलाम का मानना था कि किसी भी देश का भौतिक विकास, मतलब सड़कें, इमारतें, अर्थव्यवस्था, ये सब तब तक अधूरा है जब तक उसके नागरिकों का मानसिक विकास ना हो। सही बात है। टैगोर की एक कविता मानसिक स्वतंत्रता की बात करती है, डर से, संकीर्ण सोच से और पुरानी बेड़ियों से आज़ादी। कलाम कह रहे हैं कि विकसित भारत का जो सॉफ्टवेयर है वो यही मानसिक आज़ादी है। और इसी मानसिक आज़ादी से जुड़ी हुई है कल्पना की शक्ति, यानी द पावर ऑफ इमेजिनेशन। हाँ, जिस पर वो बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि यही विजेताओं और हारने वालों के बीच का अंतर तय करती है। ये सुनने में थोड़ा किताबी लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? उनके लिए कल्पना सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है। ये एक रचनात्मक प्रक्रिया, अ क्रिएटिव प्रोसेस का पहला और सबसे जरूरी कदम है। वो कहते हैं कि जो भी महान चीज आज हकीकत है, वो कभी न कभी किसी के दिमाग में एक कल्पना ही थी। जैसे भारत का चंद्रयान मिशन एक कल्पना ही तो था पहले। आज का यूपीआई सिस्टम जो दुनिया को हैरान कर रहा है, वो भी तो कभी एक कल्पना ही था। सही। कलाम कहते हैं कि जब आप कल्पना करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं और उसे हकीकत में बदलने के रास्ते खोजने लगते हैं। यानी पहले सोच में उसे सच मानना होगा, तभी वो हकीकत में बदलेगा। बिल्कुल। यहाँ एक दिलचस्प बात है, कलाम सिर्फ सपना देखने को नहीं कहते, वो उसे हकीकत में बदलने का एक पूरा एक्शन प्लान भी देते हैं। हाँ, एक पूरा एक्शन प्लान। और उनका पहला ही बिंदु मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। मिशंस आर बिगर देन ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब मिशन संगठनों से बड़े होते हैं। हाँ। और ये आज के साइलो कल्चर पर एक सीधी चोट है, जहां हर विभाग या मंत्रालय अपनी अपनी दुनिया में काम करता है। अच्छा। कलाम का उदाहरण देखिए, मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना। क्या ये सिर्फ आईएसआरओ का काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जीव विज्ञानी, डॉक्टर, इंजीनियर, समाजशास्त्री सब लगेंगे। ये एक राष्ट्रीय मिशन है। अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो, जैसे भारत को 2070 तक नेट जीरो देश बनाना, ये किसी एक पर्यावरण मंत्रालय का काम तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। ये एक इंटीग्रेटेड एफर्ट, यानी एकीकृत प्रयास की मांग करता है। इसमें ऊर्जा मंत्रालय को ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के साथ और कृषि मंत्रालय को उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर काम करना होगा। सोचिए भारत के यूपीआई सिस्टम के बारे में। ये किसी एक बैंक या एक सरकारी विभाग का प्रोजेक्ट नहीं था। सही। और इस विजन को साकार करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है मानसिकता में बदलाव की। हाँ। वो कहते हैं हमें क्या हम ये कर सकते हैं वाली सोच से निकलकर हम ये कर सकते हैं वाली सोच को अपनाना होगा। ये कहना आसान है, पर वो क्या है ना, करना उतना ही मुश्किल। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसमें जिम्मेदारी लेना शामिल है। कलाम साफ कहते हैं कि हमें दूसरों को दोष देना बंद करना होगा। ब्लेम गेम बंद करना होगा। हाँ, सरकार को, सिस्टम को, पड़ोसी को कोसना सबसे आसान काम है। वो कहते हैं बदलाव की असली ताकत हर एक व्यक्ति के अंदर है। जब एक समाज ये तय कर लेता है कि हम ये कर सकते हैं, तो रास्ते अपने आप निकलने लगते हैं। ये तो एक बड़ी तस्वीर हुई, लेकिन कलाम की खास बात यह है कि वो हर किसी को उसकी भूमिका भी याद दिलाते हैं। बिल्कुल। उन्होंने समाज के हर तबके को सीधे संबोधित किया है। हाँ। वो एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था जहां हर पुर्जा अपनी सही जगह पर काम कर रहा हो। वो किसी एक मसीहा का इंतजार करने को नहीं कहते।
वो सबको अपना काम करने को कहते हैं। सही। तो इस इकोसिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? आम जनता से। हाँ, सबसे पहले हम यानी आम नागरिक वो कहते हैं कि हमें अपने उच्चतर स्व यानी हायर सेल्फ के बारे में जागरूक होना होगा। हायर सेल्फ, इसका मतलब क्या है यहाँ? अब यहाँ हायर सेल्फ का मतलब किसी आध्यात्मिक शक्ति से नहीं है। इसका मतलब है अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना। मैं से हम की यात्रा। बिल्कुल। जब आप सड़क पर कचरा नहीं फेंकते क्योंकि ये आपका देश है, तब आप अपने हायर सेल्फ से काम कर रहे होते हैं। और फिर आते हैं राजनीतिक नेता। नेताओं के लिए उनका संदेश मुझे हमेशा बड़ा दिलचस्प लगता है। वो सिर्फ नीतियां बनाने को नहीं कहते। नहीं, वो एक विजन रखने को कहते हैं। हाँ, विजन। दोनों में बहुत फर्क है। बिल्कुल। नीति अल्पकालिक हो सकती है, किसी चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई जा सकती है, लेकिन विजन तो पीढ़ियों को दिशा देता है। अच्छा। जब एक नेता कहता है कि हम गरीबी मिटाएंगे तो ये एक नीति है, लेकिन जब वो कहता है कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर बच्चे को अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने का अवसर मिले, तो ये एक विजन है। कलाम कहते हैं, इतिहास गवाह है कि महान नेताओं के लक्ष्य हमेशा ऊंचे होते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं है? मतलब जमीनी चुनौतियां जैसे भ्रष्टाचार या राजनीतिक मजबूरियां, इनको वो नजरअंदाज कर रहे हैं? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और शायद कलाम भी ये जानते थे, लेकिन उनका नजरिया अलग था। कैसा? वो मानते थे कि अगर आप लक्ष्य ही छोटा रखेंगे तो आप कभी महान बन ही नहीं सकते। उनका मानना था कि एक बड़ा, मजबूत और ईमानदार विजन अपने आप छोटी मोटी समस्याओं को रास्ते से हटाने की ताकत रखता है। तो वो समाधान के केंद्रित थे, समस्या पर नहीं। बिल्कुल। और इसी इकोसिस्टम में विजन बनाने वाले नेताओं के बाद वो प्रशासकों मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स की भूमिका को बहुत अहम मानते हैं। यानी वो अफसर जो नीतियों को जमीन पर उतारते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये लोग जनता और राजनीतिक नेतृत्व के बीच एक पुल है। इनका काम सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि विजन हकीकत में बदले। सही बात है। एक सशक्त और ईमानदार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पूरे जिले की तस्वीर बदल सकता है। जब मैं ये हिस्सा पढ़ रहा था तो शिक्षकों वाली बात पर मैं रुक गया। कलाम एक शिक्षक की बात को दोहराते हैं, मुझे एक 5 साल का बच्चा दो, 7 साल बाद कोई भगवान या शैतान भी उस बच्चे को बदल नहीं पाएगा। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कलाम के इकोसिस्टम में शिक्षक नींव का पत्थर है, क्योंकि अगर शिक्षक बच्चों के मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और राष्ट्रीय गौरव नहीं भर पाए, तो भविष्य में तो अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे, न अच्छे नेता और न ही अच्छे नागरिक। बिल्कुल। वो बच्चों को सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाते, वो देश का भविष्य गढ़ते हैं। और इस इकोसिस्टम के 2 और महत्वपूर्ण हिस्से हैं, वैज्ञानिक और उद्योगपति। हाँ, वैज्ञानिकों से उनकी अपील बहुत स्पष्ट है, प्रयोगशालाओं से बाहर निकलो, सुनिश्चित करो कि तुम्हारी रिसर्च और टेक्नोलॉजी का फायदा देश के आम आदमी तक पहुंचे, खासकर गांवों में। हाँ, गांवों में बैठे किसान तक पहुंचे। ड्रोन टेक्नोलॉजी से खेती हो या सैटेलाइट डेटा से पानी के स्रोत खोजे जाएं, विज्ञान को सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजना होगा। और उद्योगपतियों के लिए उनका मंत्र है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहो, ग्लोबल कंपटीशन। बिल्कुल। वो कहते हैं कि अब सिर्फ भारत में सर्वश्रेष्ठ होने से काम नहीं चलेगा, आपको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। और इसके लिए 2 ही रास्ते हैं, नवाचार यानी इनोवेशन और प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कॉम्पिटिटिवनेस। लगातार कुछ नया सोचना और क्वालिटी में किसी से समझौता ना करना। आज हम मेक इन इंडिया की जो बात कर रहे, कलाम उसकी नींव 20 साल पहले रख रहे थे। तो कुल मिला के ये एक ऐसा चक्र है जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा है। एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरा सिस्टम लड़खड़ा जाता है। आपने एकदम सही सार निकाला। यही इग्नाइटेड माइंड्स का अंतिम संदेश है। इससे पहले कि हम इस चर्चा को समाप्त करें, क्यों ना उन मुख्य बिंदुओं को एक बार जल्दी से दोहरा लें। जरूर, ये एक अच्छा तरीका रहेगा। तो सबसे पहली और केंद्रीय शक्ति जिसकी कलाम बात करते हैं वो क्या है? वो है कल्पना की शक्ति, पावर ऑफ इमेजिनेशन। और एक संगठन से भी बड़ा क्या होता है? एक मिशन। ठीक है। और कलाम किस तरह के मानसिक बदलाव मतलब माइंडसेट शिफ्ट का आह्वान करते हैं? क्या हम कर सकते हैं इसे? हम कर सकते हैं की ओर। अच्छा। और हमारी परिस्थितियों को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी अपनी। ओके। औद्योगिक विकास के 2 स्तंभ क्या हैं? प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार, कॉम्पिटिटिवनेस एंड इनोवेशन। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए? ग्रामीण जीवन को बदलने पर। ठीक है। कलाम के अनुसार एक बच्चे को स्थायी रूप से कौन आकार दे सकता है? एक शिक्षक।
और राजनीतिक नेताओं के लिए सबसे जरूरी क्या है? एक महान दृष्टिकोण या विजन। प्रशासकों की क्या भूमिका है? जनता और नेताओं को जोड़ना। और आखिर में सभी भारतीयों के लिए अंतिम संदेश क्या है? अपने उच्चतर स्व को पहचानना और अपनी सभ्यता के ज्ञान में विश्वास करना। तो ये अध्याय वाकई हर भारतीय के लिए एक शक्तिशाली और उम्मीद भरा संदेश है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब मिलकर एक मजबूत और विकसित भारत बना सकते हैं। और अध्याय के अंत में कलाम की जो व्यक्तिगत प्रार्थना है वो उनके देश के प्रति गहरे प्रेम और विश्वास को दर्शाती है। हाँ, वो लिखते हैं, लेट माई कंट्री प्रॉस्पर इन पीस। मेरा देश शांति से समृद्ध हो और मेरे देशवासी सद्भाव से रहें। इतनी बड़ी वैज्ञानिक हस्ती होने के बावजूद अंत में उनकी प्रार्थना कितनी सरल है और दिल से निकली हुई। इग्नाइटेड माइंड्स किताब पर हमारी ये चर्चा आज यहीं समाप्त होती है। ये वाकई एक प्रेरणादायक यात्रा थी। निश्चित रूप से। अब जब ये किताब पूरी हो गई है तो हम अपने श्रोताओं से पूछना चाहेंगे अगली कौन सी किताब के बारे में इसी तरह विस्तार से सुनना चाहेंगे। हाँ, अपने सुझाव हमें जरूर भेजिए। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। बिल्कुल। चलिए मिलते हैं एक नई किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।